ये टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसके अंदर जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ये टॉपिक है ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के होने की वजह से रेफरेंडम सिस्टम और इनिशिएटिव सिस्टम भी मिल जाता है। रेफरेंडम सिस्टम और इनिशिएटिव सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। With this direct democracy, people of Switzerland have been able to take part in law making of the country. Direct democracy से होता ये है कि स्विट्ज़रलैंड के जो अपने लोग हैं यानी कि स्विट्ज़रलैंड के जो सिटीजन्स हैं उनको डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ये ऑप्शन मिलती है कि वो पॉलिटिक्स में डिफरेंट वे में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अपनी पसंद से लोगों को चुन सकते हैं वोट दे के। साथ में अगर कंट्री का कोई काम कराना है तो ये लोग मिलकर वोट देते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्योर डेमोक्रेसी। इसको प्योर इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई करप्शन नहीं होती। आम सिटीजन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करके अपना काम करवाते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई गलत चीज़ नहीं हो रही होती। हर चीज़ सिटीजन्स की मौजूदगी में ही होती है, इसलिए काफ़ी हद तक प्योर है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी गिविंग सिटीजन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस एंड ग्रांटिंग दैम अ मैक्सिमम ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी से डिफरेंट सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। यानी कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर, स्विस के अंदर जो भी लॉज बन रहे हैं उन लॉज के अंदर भी आम सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जो लॉज बनेंगे उन पर नॉर्मल लोग भी वोटिंग वगैरह कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने ये लॉ अच्छा बनाया, ये लॉ अच्छा नहीं बनाया, इस पर अपनी अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। अब डेफिनेशन जो है मैकमिलन की डिक्शनरी से ली गई है जिसमें यह बताया जा रहा है पॉलिटिकल सिस्टम in which people make decisions themselves without using elected representative। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वही अपना डिसीजन दे के काम करवाते हैं। यानी कि उनकी जगह होता ही है ना, नॉर्मल बाकी कंट्रीज़ में होता ही है कि सपोज ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, नॉर्मल लोग एक इसको वोट दे रहा है, एक इसको वोट दे रहा है और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो बंदा गवर्नमेंट में इलेक्ट हो जाता है और यही बंदा इन्हीं लोगों का, मतलब जिन्होंने उसको वोट दिए इन्हीं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। ठीक है, तो यही आगे से काम करता है इन लोगों के लिए। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग खुद ही अपने काम करवाते हैं, खुद ही उस काम पे जाके वोट देते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, लोग खुद ही पार्टिसिपेट करके अपना काम करवा लेते हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स दैट द पीपल वोट ऑन पॉलिसीज एंड लॉज देमसेल्व्स। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई लॉ मौजूद है या कोई पॉलिसी मौजूद है, अगर मिसाल के तौर पे 2-4 पॉलिसीज़ बनाई गई हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ही है कि एक बंदा इस पे वोट देगा, कहेगा कि ये पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है, दूसरा कहेगा नहीं ये ज़्यादा अच्छी है। तो जिस पॉलिसी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही स्विस की कॉन्स्टिट्यूशन में या स्विट्ज़रलैंड में यूज़ होगी। सेम गोज़ फॉर लॉ। अगर जो लॉ बनाया जाएगा, मिसाल के तौर पे 3-4 लॉज बनाए जिस पे सबसे ज़्यादा वोट दिए जाएंगे कि हाँ ये लॉ ज़्यादा अच्छा है, बाकियों में भी वोट्स दिए जाएंगे लेकिन जिस पे ज़्यादा वोट्स दिए जाएंगे उसी को ही लॉ बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनके बिहाफ पे काम करेगा, बल्कि लोग खुद ही वोट दे के अपना काम करवा सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंटेन्स दी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के मैटर्स में, जिससे होता ही है कि जितने भी लीगल वर्क किए जाते हैं यानी कि जो लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन लॉज पे नॉर्मल सिटीजन खुद वोट देके अपनी पसंद का लॉ सेलेक्ट करते हैं और ये लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है जो खुद इन लोगों के लिए काम कर रहा है, बल्कि लोग खुद ही अपने लिए खुद ही कर रहे हैं काम। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं। इसमें होता ही है कि 2-4 बंदे होते हैं, ठीक है, जो वोट मांगते हैं लोगों से कि हम आपके लिए काम करेंगे, एक ये बंदा है, एक ये। तो मिसाल के तौर पर अगर इसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है, तो फिर यही बंदा आगे गवर्नमेंट में जाके सारे काम करता है। लोग खुद जाके वोट्स वगैरह नहीं देते, ये खुद ही रिप्रेजेंटेटिव ही इन लोगों के लिए काम करता है। लेकिन इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट में होता है कि करप्शन भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जिस बंदे को इलेक्ट किए अगर अच्छा इंसान ना हुआ तो यही रिप्रेजेंटेटिव लोगों का बजाय ख्याल रखने के उनका नुकसान भी कर सकता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव ही सारे काम करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और सारी डिसीजंस वगैरह करता है। Rules of direct democracy. Rules or methods of direct democracy is that the decisions are not taken by representative। यानी कि वही बात है कि रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, वो कोई डिसीजन नहीं लेता, सारे डिसीजंस नॉर्मल सिटीजन्स लेते हैं वोटिंग करके। यानी कि कुछ उनको कराना होगा ना तो वो वोट करेंगे उस चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ जो है हमारे कंट्री में ख़राब है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग वोट्स देंगे तो उस चीज़ को गवर्नमेंट ठीक करेगी। तो लोग मतलब खुद ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये इसके रूल्स हैं। अब आता है रीजन ऑफ स्विट्ज़रलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रीजन का मतलब ये है कि
स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ से आई? द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस बैक इन द एंशियंट ग्रीस, यानी कि जो ग्रीस की कंट्री है, ग्रीस से जो है हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिली थी. ऑल सिटीजन्स ऑफ एशियन एथेंस मैन ओनली इन 500 BC को डायरेक्टली वोट ऑन ऑल लॉज, यानी कि जो एंशियंट एथेंस थे काफ़ी सालों पहले, यानी कि 500 साल पहले एंशियंट एथेंस जो थे उस ज़माने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी मौजूद था और ग्रीस के अंदर भी मौजूद था. और इन्हीं दोनों जगहों से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लिया गया. स्विट्जरलैंड के अंदर इन्हीं दो जगहों से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को उठा के डाला गया. फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रेफरेंडम सिस्टम होता है और इनिशिएटिव सिस्टम होता है. अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं. रेफरेंडम होता क्या है? रेफरेंडम मीन्स रेफरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन टू द पीपल फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे होगा ये कि एक लॉ बनाया जाएगा. मिसाल के तौर पे एक ये लॉ बनाया, एक ये लॉ बनाया, ठीक है. दो लॉज सामने रखे जाएंगे लोगों के और लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग को कौन सा लॉ ज़्यादा अच्छा लग रहा है. तो कुछ लोग इस पे वोट कर देंगे, कुछ लोग इस पे कर देंगे. अब इन दोनों में से मिसाल के तौर पे इसके वोट अगर ज़्यादा आ गए तो इसी लॉ को स्विस की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेफरेंडम सिस्टम. Referendum is the constitutional rights conferred upon the electorates to give his opinion on any legislative and constitutional measures that are currently passed by Federal Assembly. यानी कि Federal Assembly जो laws बनाएगी उनको electorates यानी जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, citizens हैं, वो इन्हीं laws पे अपने वोट देगी. इस पूरे प्रोसेस को रेफरेंडम कहते हैं. वही सेम बात है, दोबारा आगे लिखी गई है. टाइप्स ऑफ रेफरेंडम किस तरह की होती है? कंपल्सरी रेफरेंडम और ऑप्शनल. कंपल्सरी का मतलब है जो ज़रूरी होती है, ज़रूरी यानी कि ऐसे रेफरेंडम जिसमें लाजमी लोगों को पार्टिसिपेट करना ही करना है. ऑप्शनल का मतलब है कि हाँ ठीक है आप पार्टिसिपेट करो ना करो, ये आपकी अपनी मर्जी. अब कंपल्सरी पढ़ते हैं. कंपल्सरी रेफरेंडम इज ऑल्सो नोन एज द मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी रेफरेंडम. मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी का भी यही मतलब है कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. In case of compulsory referendum, all changes in Swiss constitution must be approved in a national referendum by a majority of all votes, including the votes of contents as well. अब contents क्या होते हैं? स्विस के अंदर जो छोटी छोटी जगह हैं उनको contents कहते हैं, सॉरी कैंटॉन्स कहते हैं. जैसे कि हमारा एरिया, जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इन सब के वोट्स भी, पेशावर के वोट्स भी मिला के सारे पूरे पाकिस्तान के गिने जाते हैं. वैसे ही स्विस के अंदर कैंटॉन्स होंगे, ठीक है. और ये कैंटॉन्स स्विस के अंदर डिफरेंट जगहों पे होंगे. तो कैंटॉन्स के अंदर भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है और भी चीज़ें मौजूद हैं. तो स्विस के अंदर जो कैंटॉन्स होंगे उनके भी वोट्स गिने जाएंगे, यानी कि इन कैंटॉन्स में जो लोग रहेंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो लोग भी वोट्स देंगे. तो यहाँ पे क्या है कि रहे हैं इस पैराग्राफ में कि कंपल्सरी रेफरेंडम के अंदर कैंटॉन्स के वाले लोग भी वोट करेंगे उस लॉ पे जिसको स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट बनाएगी. ऑप्शनल रेफरेंडम में यह होता है कि ऑप्शनल रेफरेंडम को हम नॉन कंपल्सरी रेफरेंडम भी कहते हैं, जो इतना ज़रूरी नहीं होता. मतलब आप बेशक इस पर वोट करो ना करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा. It is an instrument of direct democracy. In case of optional referendum, a bill is given by legislation that is referred to popular or citizens. कि आप उसको रिजेक्ट करेंगे, अप्रूव करें. The demand is made by the certain number of people in 7 cantons. The referendum is optional for all kinds of laws. इसमें भी एग्जैक्ट वही बात बोली जा रही है कि बिल यानी कि एक लॉ बनाया जाएगा, ठीक है. 1 2 3 4 लॉज बनाए जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स दिए जाएंगे उसको बना दिया जाएगा लॉ. जिसको नई वोट्स मिलेंगे उसको नई लॉ बनाया जाएगा. और कैंटॉन्स के लोग यानी कि 7 कैंटॉन्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वोटिंग प्रोसीजर में. और ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो वोट देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते नहीं दें. तो इसमें आप छोड़ सकते हो वोट देना. लेकिन दूसरे पिछले वाले में कंपल्सरी, उधर अगर आपने वोट देना तो आपको देना ही पड़ेगा. इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द पीपल टू पर्पस legislature for enactment. It is the power or opportunity to act or take charge before other do. इनिशिएटिव में होता यह है कि जो भी लॉज बनाती है लेजिस्लेटिव ब्रांच, कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले लोगों से उसका अप्रूवल लिया जाता है. ये बात यहाँ पे लिखी है. टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव किस टाइप की होती है? इनिशिएटिव टू द लेजिस्लेचर, इनिशिएटिव टू द पीपल. पहली वाले पॉइंट में लिखा है द लेजिस्लेचर विल मेक अ बिल and people or citizen of Switzerland will or give vote for its approval and disapproval. यानी होगा ये कि इनिशिएटिव टू द लेजिस्लेचर में ये होगा कि लेजिस्लेटर जो भी लॉ बनाएगा उस पर अप्रूवल और रिजेक्शन जो है नॉर्मल सिटीजन्स देंगे, जो कि स्विट्ज़रलैंड के ही सिटीजन होंगे, उस पर वोट वगैरह देंगे.
अब इनिशिएटिव ऑफ द पीपल में क्या होता है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल विल मेक अमेंडमेंट्स इन बिल एंड सबमिटेड इट टू द लेजिस्लेटर। होगा ये कि जो लॉ होगा ये कि जो लॉ बनाया जाएगा, सपोज 3-4 लॉज है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, इन लॉज में कोई चेंजेस लोग नहीं करेंगे। अगर लोगों को इसमें कोई मसला नज़र आएगा तो वो इस लॉ में खुद से ही लोग अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट करना शुरू कर देंगे, और वो अमेंडमेंट जाएगी लेजिस्लेटिव की ब्रांच पे। उनको बताया जाएगा कि लोगों ने किस टाइप की अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज करना, ठीक है। मतलब लॉ जो बनाया था लेजिस्लेटिव ब्रांच ने, उसको लोग खुद ही चेंज करेंगे, और वो जो चेंजेस हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास जाएगी, और फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच उस लॉ को उसी मुताबिक चेंज करेगी जिस तरह से लोग चाहते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ये सॉवरेनिटी को देखते हुए बनाया गया, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए स्विस की, इसीलिए उसमें सॉवरेनिटी मौजूद है। द पीपल हैव बीन एबल टू टेक डायरेक्ट पार्ट इन लॉ मेकिंग। इसका मेरिट ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर के अंदर लाइक लॉ बनाने के लिए इन लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये चीज़ इसकी मेरिट्स में मौजूद है, यानी कि लोग खुद लॉ के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। इन केस इफ एरर इज मेड बाय लेजिस्लेटिव इट कैन बी करेक्टेड। यानी अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच कोई लॉ बनाती है, उसमें कोई मसला हो, कोई एरर हो, कोई ऐसा चीज़ हो जो लोगों को ना पसंद हो, तो उसको लोग खुद ही करेक्ट कर देंगे, वोट दे के वोट करेंगे और उसमें खुद ही अमेंडमेंट्स करेंगे, और फिर वो अमेंडमेंट्स और वोट लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास जाएगी। उनको पता चल जाएगा हाँ हमारे लॉ में ये एरर्स है, तो खुद ही ठीक कर दिया जाएगा। द नेगेटिव रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर रिड्यूस। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो करप्ट लोग हैं उनका तो दखल हो ही नहीं रहा इस चीज़ में, यानी कि वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे लॉज को ठीक करने के लिए। लोग तो खुद ही, जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही अपने लॉज खुद ही बना रहे हैं, खुद ही ठीक कर रहे हैं। इससे होगा ये कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिशियंस जो करप्ट है। उससे होगा ये कि जो स्विस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्योर रहेगा, ठीक रहेगा, और करप्ट लोग दूर रहेंगे इन चीज़ों से। इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है तो प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्लो, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं लॉ बनाने पे। एक कहेगा कि लॉ को इस तरह बनाना चाहिए, दूसरा कहेगा लॉ को इस तरह बनाना चाहिए, तीसरा कहेगा लॉ को इस तरह चेंज करना चाहिए। तो उससे होगा ये कि काफ़ी ज़्यादा स्लोली आपको चेंजेस दिखेंगी लॉ में, कोई भी काम होगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से। मोस्टली डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि हर बंदा, अगर मिसाल के तौर पे लॉ बन रहा है, हर बंदा इस लॉ पे अपनी इंटरेस्ट रख के चेंजेस करेगा। कोई कहेगा कि माहौल के अंदर औरतें पर्दा करके चलें, कोई कहेगा नहीं पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा ये, मतलब हर बंदा अगर चेंजेस करेगा अभी तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेंजेस करेगा। जो सिटीजन है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चेंज करेंगे। इट इंस्टॉल्स द फियर ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि थोड़ी थोड़ी इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस भी लगते हैं। मिसाल के तौर पर सिटीजन जरूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे गवर्नमेंट के मैटर्स में, लॉ बनाने में, तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि थोड़ा लॉ चेंज ऐसी चेंजेस ले आएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी चलाने के लिए मुल्क को, तो मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है लोगों के ज़्यादा इन्वॉल्व होने से। ऐसा ये कह रहे हैं, शायद ना भी होती हो, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग सिटीजन ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे हर चीज़ में तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इट कैन ऑल्सो स्लो अ कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी कि अगर कंट्री चल रहा है प्रॉपर तरीके से और सिटीजन ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करेंगे, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं, इसको इस तरह ठीक करो, ये करो वो करो, उससे होगा ये कि सिस्टम का जो सिस्टम चल रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है।